मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में दी विकास की अनेक सौगातें। एक तहसील और 2 नए विकास खंडों का होगा निर्माण। प्रभावित गांव में बनेगी पुलिस चौकी। अनेक पहुंच मार्गों का होगा निर्माण। पिछले 72 घंटों में हुई भारी बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश में 35 लोगों की हुई मौत। फतेहपुर और कानपुर नगर में सर्वाधिक 7 लोगों की हुई मौत। आज दोपहर 2:43 पर होगा चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण। 12 जुलाई को तकनीकी खामी के चलते टाल दिया गया था इसका प्रक्षेपण। सावन का पहला सोमवार आज प्रदेश के शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। हर हर महादेव और बम भोले के नारों के साथ शिव भक्त कर रहे हैं जलाभिषेक। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। सोनभद्र में भूमि विवाद को लेकर 10 की मौत के मामले में रविवार को घटनास्थल पर मृतकों के परिजनों से मिलने गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस क्षेत्र की दुर्हुता और पिछड़ेपन को महसूस किया। उन्होंने तत्काल घटना से जुड़े उम्भा गांव में जहां पुलिस चौकी की स्थापना की घोषणा की, वहीं घोरावल में अग्निशमन इकाई की भी स्थापना का निर्देश दिया। भौगोलिक दृष्टिकोण से दूर होने के कारण गरीबों की तहसील और ब्लॉक तक न पहुंच पाने की मजबूरी के मद्देनजर एक नई तहसील और 2 नए ब्लॉक बनाने की भी स्वीकृति प्रदान करते हुए जिला प्रशासन को सर्वे कर तत्काल रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज और दुद्धी के बीच ओबरा के नाम से एक नई तहसील के साथ साथ कर्मा और कोन के नाम से 2 ब्लॉक बनाए जाएंगे, जिससे आदिवासी और गरीब परिवारों को इनके मुख्यालयों तक पहुंचने में आसानी होगी। रोजगार और आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर इन आदिवासी और गरीब परिवारों के लिए 3 कौशल विकास केंद्र और आदिवासी गरीब परिवार के बच्चों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। रॉबर्ट्सगंज और दुग्धी को मिलाकर के रॉबर्ट्सगंज को ही लेकर के अगर हम देखेंगे तो एक नई तहसील यहाँ बन सकती है ओबरा के नाम पर। एक नई तहसील का प्रस्ताव मैंने जिला प्रशासन से मांगा है, जिससे यहाँ पर एक नई तहसील बन सके और 2 नए विकास खंड, एक घोरावल आदि से मिलाकर के बनेगा कोन और 54 और उससे आसपास के उस जो भौगोलिक क्षेत्रफल से काट करके कर्मा, ये 2 नए विकास खंड भी यहाँ पर बनाने का प्रस्ताव ये लोग शासन के पास उपलब्ध कराएं और इस पर पूरी कार्रवाई करें। इसके पूर्व मुख्यमंत्री के सोनभद्र पहुंचकर हत्याकांड के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल पर जाकर मारे गए 10 लोगों के परिजनों से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि उन्हें ढांढस बंधाया और सरकार से हर संभव मदद की भी बात कही। घटना में मृतक के परिजनों को 18.5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाने और घायल परिवार के परिजनों को उन्होंने 2,75,000 रुपए की मदद की घोषणा की। मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कांग्रेस का पाप है जो आज 10 गरीब आदिवासी की हत्या के रूप में सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज जो कांग्रेस के लोग इन आदिवासियों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वो एकमात्र नाटक है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस और उससे जुड़े हुए लोग ही शामिल हैं। इस घटना की जो तह है, यह बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश के साथ साथ गुंडागर्दी का भी एक उदाहरण है। इस घटना की नींव पड़ती है 1955 में और 1955 में जब ग्राम समाज की बंजर भूमि जो वहाँ के वनवासियों को गौड़ जाति के लोग जिस पर परंपरागत खेती करते थे, उस भूमि को एक पब्लिक ट्रस्ट के नाम पर कांग्रेस के एक उस समय के एमएलसी राज्यसभा के सांसद कांग्रेस के थे, उनके नाम पर कर दिया जाता है। 1989 में कांग्रेस की ही सरकार के समय इस पब्लिक ट्रस्ट की भूमि को उस पूरे ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए जितने भी उनके मेंबर थे, उनके स्वयं के परिवारों के नाम पर कर दिया गया और विवाद की जड़ यहीं से शुरू होती है। कांग्रेस जो इसमें घड़ियाली आंसू बहा रही है,
उसे माफ़ी मांगनी चाहिए इन गरीब वनवासी परिवारों से कि ये जो पाप है ये उनकी ही द्वारा दिया गया पाप है और उनका ही पाप कर्म है, जिसके कारण यहाँ पर निर्दोष ग्रामीण और जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए वनवासी लोग गोलीकांड के शिकार हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। दैवीय आपदा एवं राहत आयुक्त द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार कानपुर नगर और फतेहपुर में सर्वाधिक 7 लोगों की मौत हुई है। सीओ सिटी फतेहपुर कपिल देव मिश्रा ने बताया कि बारिश से कई जगह आकाशीय बिजली गिरी है, जिसमें अब तक 7 व्यक्तियों की मौत हो गई है और सभी झुलसे हुए व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गाजीपुर थाना क्षेत्र में 1 व्यक्ति की, ललौली में 3 व्यक्ति की, जहानाबाद थाना क्षेत्र में 2 व्यक्ति और असोथर थाना क्षेत्र में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। बारिश की वजह से आकाशीय बिजली कई जगह गिरी है, जिसमें अब तक 7 व्यक्तियों के मरने की और 4 व्यक्तियों की झुलस जाने की वजह से अस्पताल में दवाई इलाज होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें गाजीपुर थाना क्षेत्र में 1 व्यक्ति, ललौली थाना क्षेत्र में 3 व्यक्ति, जहानाबाद थाना क्षेत्र में 2 व्यक्ति और असोथर थाना क्षेत्र में 1 व्यक्ति, इस तरह से कुल 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। कानपुर नगर में बिजली गिरने से 4 महिलाओं और 3 पुरुषों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे का शिकार हुए लोगों में 5 घाटमपुर थाना क्षेत्र गांव के रहने वाले हैं, जबकि 2 सजेती थाना क्षेत्र के हैं। एडीएम एफआर वीरेंद्र पांडे ने बताया कि हादसे का शिकार हुए 7 मृतकों के परिजनों को 4 लाख की सरकारी। कितने लोगों की कुल मौत हुई? बताया कि हादसे में 18 मवेशियों की भी मृत्यु हुई है, जिसमें से 4 महिलाएं और 3 जो है पुरुष हैं। गाँव एक सुंदरीपुर, कुसमांडा नगर घाटमपुर, मोई भच्छन, तेजपुर, काटर, मोहम्मदपुर घाटमपुर और करगांव, ये 7 जो गांव भी हैं जहां पे घटनाएं हुई हैं। और इसमें जो सरकारी सहायता दे हैं 4 लाख रुपए जो है दैवीय आपदा में को दिया जाएगा। देश भर की नजरें चंद्रयान 2 मिशन पर टिकी हुई हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज दोपहर 2:45 पर इसे GSLV मार्क 3 रॉकेट से छोड़ा जाएगा। रविवार शाम से प्रक्षेपण की उल्टी गिनती जारी है। 640 टन भार ले जाने में सक्षम ये रॉकेट चंद्रयान 2 को पृथ्वी को वलयकार कक्षा में लेकर जाएगा। पहले 12 जुलाई को चंद्रयान का प्रक्षेपण होना था, जिसे तकनीकी खामी के चलते टाल दिया गया था। भारत का बहुप्रतीक्षित चंद्रयान 2 मिशन आज अपनी उड़ान भरेगा। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार चंद्रयान 2 23 दिन तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। 48वें दिन यानी 7 सितंबर को इसके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की आशा है। इससे पहले इस मिशन का पूर्वाभ्यास किया गया, जो पूर्ण रूप से सफल रहा। India's heaviest launch vehicle GSLV Mark III will launch the prestigious Chandrayaan 2. Chandrayaan 2 is the next leap in technology as we attempt to soft land close to South Pole of Moon. The soft landing is extremely complex and we will experience approximately 15 minutes of terror. भारत के पहले चंद्र अभियान चंद्रयान 1 की अभूतपूर्व सफलता के बाद अब इसरो जुलाई 2019 में GSLV Mark III M1 द्वारा चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के लिए तैयार है। इसरो द्वारा बनाया गया 3 चरणों वाला ये अत्याधिक भारी प्रक्षेपण यान है। इसकी विश्वसनीयता, विविधता एवं करीब 4000 किलोग्राम तक के भारी पेलोड को ले जा सकने की क्षमता के कारण इसे चुना गया है। करीब 3850 किलोग्राम वजनी चंद्रयान 2 में 3 मुख्य भाग हैं।
ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर का प्रज्ञान नाम दिया गया है। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने पर चंद्रयान विक्रम को सितंबर 2019 को चंद्रमा की सतह पर धीरे से उतारेगा। उसके पश्चात विक्रम चंद्रमा की सतह पर रोवर को चलने फिरने एवं वैज्ञानिक अनुप्रयोग करने के लिए उतारेगा। रॉकेट 170 बाय 38,500 से अधिक किलोमीटर की पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान 2 को स्थापित कर देगा। इसके बाद कुछ दिनों में एक चरणबद्ध तरीके से 5 बार मोटर फायरिंग से चंद्रयान को 1,05,242 किलोमीटर की एपोजी वाले कक्षा में पहुंचाया जाएगा। फिर चंद्रयान को लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में पहुंचा दिया जाएगा। यहां से अंतरिक्ष यान को चंद्रमा तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाने के लिए उसकी लिक्विड एपोजी मोटर को फिर से चलाया जाएगा। कुछ दिनों में धीरे धीरे यान को चंद्रमा की करीब 100 बाय 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में लाया जाएगा। ऑर्बिटर इसी कक्षा में रहेगा, जबकि विक्रम इससे अलग हो जाएगा और डी बूस्टिंग के पश्चात चंद्रमा की 100 बाय 30 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा, जहां अगले 4 दिनों तक वो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। लिए गए चित्रों को पृथ्वी पर प्रसारित करके प्रोसेस किया जाएगा। उसके पश्चात लैंडिंग साइट के मानचित्रों को विक्रम में अपलोड किया जाएगा और फिर नीचे उतरने की शुरुआत होगी। विक्रम पहले चंद्रमा की सतह से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेगा और फिर धीरे धीरे चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ेगा। चंद्रमा की सतह पर विक्रम के उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान को उतारा जाएगा। प्रज्ञान अपना संचार संपर्क स्थापित करके बाहर निकलेगा। इसके पश्चात प्रज्ञान एवं विक्रम के पेलोड को कार्यान्वित किया जाएगा और चंद्रमा की धरती का चित्रण, खनिज एवं रासायनिक तत्वों की उपलब्धता, चंद्रमा के बाहरी वातावरण एवं हाइड्रोक्सिल आयंस तथा पानी बर्फ के अवशेषों के बारे में वैज्ञानिक सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी। ऑर्बिटर का जीवन काल लगभग 1 साल है और विक्रम और प्रज्ञान का जीवन काल चंद्रमा का एक लूनर डे है, जो कि पृथ्वी के लगभग 14 दिनों के बराबर है। ये चंद्रमा की सतह के अभी तक अनजान, अनछुए पहलुओं एवं प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास है। इसके साथ ही भविष्य में चंद्रमा की सतह का उपयोग करके सौर तंत्र एवं उसके और आगे खोज करने की दिशा में और आगे जाने का प्रयास भी है। इस अभियान से भारत अपनी अंतरिक्ष तकनीकी कौशल एवं मानवता के प्रति अपने वचन को एक बार फिर से सिद्ध करेगा। लोकसभा में आज राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश में चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की शुरुआत करना है। विधेयक शुक्रवार को संसद में पेश किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसे पेश नहीं किया जा सका। ये विधेयक भारतीय चिकित्सा परिषद की जगह लेने और देश में मेडिकल शिक्षा में बड़े बदलाव लाने के लिए लाया जा रहा है। रामपुर से सांसद आजम खां के खिलाफ दर्ज करवाए जा रहे मुकदमों की जांच पड़ताल के लिए रामपुर पहुंचे सपा विधायक दल के सामने आजम विरोधियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। गांधी समाधि पर काफिले को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। बाद में 21 सदस्यीय विधायक दल ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर हालात का जायजा लिया, सपा नेताओं से भी बात की। जांच पड़ताल के बाद दल का नेतृत्व कर रहे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन ने कहा कि हमने जांच कर ली है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को रिपोर्ट देंगे। रामपुर में जो कुछ हो रहा है उस पर देश भर की नजरें लगी हुई हैं। समाजवादी पार्टी रोक जो है इस पर महत्व नहीं है, इसलिए हम सबकी बात पहले सुनेंगे। यूनिवर्सिटी गए, वहाँ के वाकयात देखा, सबक किया। हमने ये भी एक डीएम और एसएसपी को वायरस भेजा था कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं
भैया तो वो रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो है हमें लखनऊ में करा देंगे। उन्होंने कहा अभी एक कमेटी की जांच जारी है, इसलिए यह है कि आप वो सब पता चल जाएगा, क्योंकि देश के अंदर जो कुछ यहाँ हो रहा है उस पर लोग जो है उनकी नजरें लगी हैं। कमेटी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है सबमिट कर देंगे। मथुरा वृंदावन में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने समाधान दिवस में जिले के अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सोनभद्र की घटना को लेकर संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले अधिकारी, मंत्री और किसी भी भू माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। वृंदावन में साधु संतों के आश्रमों की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले भू माफिया पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा, वृंदावन, ब्रज 84 कोस, क्योंकि भगवान कृष्ण की नगरी भी है और ये भगवान कृष्ण की राधे जी की क्रीड़ा स्थली भी है। यहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी रहें। सरकार यहाँ विकास के काम तेज गति से कर रही है। श्रद्धालुओं को कोई यहाँ असुविधा ना हो, उसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ ठीक हो, यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी हो और यहाँ पर पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। जो भूमि से लेकर विवाद हैं, भूमि वाले, उनका अविलंब निस्तारण हो, वहाँ कोई पेंडेंसी ना हो। थाने के अंदर जो बहन बेटियों से छेड़छाड़ की घटनाओं की जो शिकायतें, उनका अविलंब निस्तारण हो। थाने में जो फरियादी आए उसकी सुनवाई हो, उसको न्याय मिले। तो मुख्यमंत्री की जो मंशा है उसी के अनुसार यहाँ सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और मुख्यमंत्री की जो मंशा है उससे अवगत कराया गया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो थोड़ी बहुत जो कमियां रही हैं वो सब पूरी होंगी और शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ काम करेगा। कन्नौज जिले के अस्करन पुरवा प्राथमिक स्कूल की प्रधान अध्यापिका सरिता गौतम ने खंडहर में तब्दील हो चुके सरकारी स्कूल को अपनी मेहनत से ऐसा सींचा जो आज लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो अभिभावक कुछ साल पहले इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना मुनासिब नहीं समझते थे, वो आज कॉन्वेंट स्कूल को छोड़कर इस सरकारी स्कूल में बच्चों का प्रवेश करवा रहे हैं। स्कूल जितना हरा भरा खूबसूरत है, पढ़ाई भी उतनी ही खूबसूरती से होती है। इस स्कूल की तारीफ अधिकारी भी करते नहीं थकते। बच्चों के परिजन भी स्कूल की जमकर तारीफ करते हैं। नए शिक्षण सत्र की शुरुआत में नई स्कूली ड्रेस पहनकर बच्चों में अलग तरह की खुशियां नजर आई। स्कूल की प्रधान अध्यापिका सरिता गौतम ने बताया कि 2011 में उनकी यहां पोस्टिंग हुई थी। उस समय स्कूल की हालत बहुत जर्जर थी। उन्होंने खुद के पैसे खर्च कर स्कूल की दिशा और दशा बदली है। ये एक मॉडल स्कूल है और यहाँ पे क्या कहते हैं नामांकन अच्छा खासा है। इस समय प्रेजेंट टाइम में 272 बच्चे यहाँ पे नामांकित है और अभी भी नामांकन चल ही रहा है। सरकारी स्कूल में बच्चे इस समय प्रेजेंट है, 90% उपस्थिति है, तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई है तभी तो बच्चे भी प्रेजेंट हो रहे हैं। हाँ, कॉन्वेंट से यहाँ पे 25 बच्चे आए हैं, 2-3 बच्चे तो दिल्ली से आए हुए हैं और एक बच्चा डीएम सर की सिफारिश से यहाँ आया हुआ है। तो पढ़ाई हो रही है तभी तो आया है। प्राइवेट में फीस भी ज़्यादा है और हर चीज़ में पैसा लगता है, यहाँ पे सब कुछ फ्री है और अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो रही है। इस बार की यूनिफॉर्म में जो स्पेसिफिकेशन आया है, जो शर्ट पैंट का कपड़ा है, उसमें 67% पॉलिस्टर है और 33% कॉटन है। इससे पूर्व के जो यूनिफॉर्म होते थे उसमें 100% के आसपास पॉलिस्टर होता था, जिससे बच्चों को गर्मी या उमस या रैसेस की समस्या होती थी। BSA में मैं, उनका नाम श्रीमती दीपिका चतुर्वेदी, उन्होंने सब बच्चों को ड्रेस बांटी और सब बच्चे बहुत खुश हैं। सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, फिर इसमें तो और ही अच्छी हो रही है। इस समय तो पहले इसमें नहीं होती थी, लेकिन अब इस समय तो बहुत ही अच्छी पढ़ाई है। हमारी भी बच्ची पढ़ती है इसी में। रामपुर में जल संरक्षण के तहत जिले में संचालित किए जा रहे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के क्रम में रेडिको खेतान द्वारा उत्सव पैलेस में जनपद के सभी प्रधानों के साथ जल संचयन के संबंध में वृहद कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने जल संरक्षण के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एक अलग मंत्रालय का ही गठन कर दिया है, ताकि देश में भविष्य में जल संकट न उत्पन्न हो। जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझें तथा एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपना अहम योगदान दें।
उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान अपनी ग्राम पंचायतों के मुखिया होते हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। ये एक संदेश है, सबके मालूम है, लेकिन कितना लोग संरक्षण कर पाते हैं, कितनी लापरवाही होती है। आज का जो संदेश है, जो जल है बरसात में ही मिलता है, बाकी 9 महीने में हम उनको खर्च करते हैं। 3 महीने का समय है उसको जल चयन का, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। मैंने बताया 28 गाँव में हमने भी प्रयास किया है और पिछले 2 साल का प्रयास तो ये रहा कि जो जल स्तर हर साल 1.5 से 2 फुट नीचे हो जाता था, अब इस साल 17 और 18 के बीच में वो करीब 5 फुट हम लोग ऊपर कर पाए। हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में देर रात पिकअप और कैंटर गाड़ी में दुर्घटना होने से अब तक 5 बच्चों सहित 9 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो वहीं 7 घायलों को मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। कुछ घायलों को शहर के निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हापुड़ के नेशनल हाईवे 235 पर तेज रफ्तार से आ रही कैंटर गाड़ी के साइड लगने से पिकअप गाड़ी पलट गई। यात्री शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ और यात्रियों की खुशियां मातम में बदल गई। राहगीर और पुलिस की मदद से घायलों को शहर के निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। ये धौलाना क्षेत्र में रहने वाले थे, यहाँ हापुड़ में गार्डन में एक शादी समारोह में सम्मिलित हुए थे। उसके बाद वापस घर जा रहे थे। शादी के गाँव के पास में इनका गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, जो अज्ञात नाम फिलहाल अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है और इसमें कई लोग इंजर्ड हुए हैं और 9 लोगों की और कुछ लोगों को मेरठ रेफर किया गया है। ये वंश गार्डन में से सब लोग एक शादी थी, उसमें से उस शादी में से वापस अपने घर लौट रहे थे सालेपुर कोटला, तो वहाँ किसी गाड़ी ने इसमें कट मारा, गाड़ी में एक साइड पूरी खत्म हो गई गाड़ी। वाराणसी में सावन का पूरा महीना ही बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने के लिए शास्त्रों में महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवसर पर सावन के पहले सोमवार को काशी में बाबा विश्वनाथ को जल अर्पित करने के लिए दूर दूर से कांवरिये भक्ति भाव से मीलों दूर से पैदल चलकर काशी आते हैं और घंटों कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक और दर्शन कर अलौकिक शांति की अनुभूति प्राप्त करते हैं। इस मौके पर दर्शनार्थियों और कांवरियों की सुरक्षा और सुविधा का ख्याल प्रशासन की तरफ से हर संभव रखा जा रहा है। बहुत सुकून मिलता है, भोले बाबा की भक्ति में बहुत ही सुकून मिलता है। बहुत अच्छा सुकून मिलता है सर 10 साल से चढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा फीलिंग होता है। प्रमुख शिव मंदिर लोधेश्वर महादेवा में आज सावन के पहले सोमवार को यहां शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ बम भोले हर हर महादेव के नारे लगाते हुए श्रद्धालु भगवान लोधेश्वर महादेव पर जलाभिषेक कर अपनी मनोकामना पूरी करके कामना नजर आए। वहीं हजारों की संख्या में दूर दूर से आए शिव भक्त कांवड़ियों द्वारा बोल बम के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। जिला प्रशासन ने शिव भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर के चारों ओर बैरिकेडिंग लगा रखी है, जिससे किसी भक्त को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। भोर में मंदिर के कपाट खुलते ही शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर बेलपत्र अक्षत चंदन फूल माला चढ़ाए। मान्यता है कि लोधेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान की। लगभग 5 लाख के आसपास अभी जलाभिषेक किए हैं और लगभग 50 लाख हजार के आसपास की भीड़ अभी भी आप सर्कुलेशन एरिया में देख रहे हैं। और इस मेला क्षेत्र के संबंध में सिविल पुलिस बल, आर्म पुलिस बल और पीएसी, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर जो के गर्भगृह से बाहर किया जा सके और जो भी श्रद्धालु हैं वो अच्छे तरीके से अपना जलाभिषेक करते हुए और अच्छे तरीके से अपने गंतव्य को रवाना हो सके। संस्कृति विभाग भारत सरकार के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा योजना में कजरी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के मिर्जापुर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अनुराग पटेल अपने अंदर के कलाकार को नहीं रोक पाए। उन्होंने मिर्जापुरी कजरी गाकर श्रोताओं को विभोर किया। अपने बीच एक और कलाकार पाकर दर्शकों ने भी ढोलक, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों के साथ ताली बजाकर संगत किया। 15 दिवसीय कजरी गायन कार्यशाला में प्रशिक्षित बच्चों और बड़ों ने भी कजरी गीत और धुनमुनिया कजरी नृत्य प्रस्तुत किया। भारत की युवा एथलीट हिमा दास ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। पिछले 1 महीने में ट्रैक एंड फील्ड में उनकी स्वर्णिम कामयाबी ने पूरे देश को एक नई उम्मीद जगा दी है। भारत की नई उड़न परी हिमा दास ने शनिवार को एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। हिमा ने चेक गणराज्य में नोवे मेस्टो नाट मेटुजी ग्रां प्री में
महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया। हिमा ने 52.09 सेकंड का समय निकाला। ये इस महीने इनका कुल 5वां स्वर्ण पदक है। इससे पहले वो 2 जुलाई को यूरोप में, 7 जुलाई को पोलैंड में कुटनो एथलेटिक्स मीट में, 13 जुलाई चेक रिपब्लिक में हुई क्लांदो मेमोरियल एथलेटिक्स में और 17 जुलाई को टबोर एथलेटिक्स मीट में अलग अलग स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमा दास को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि 3 सप्ताह में 5 स्वर्ण पदक हिमा दास आप पर अविश्वसनीय है। आप दौड़ते रहिए, चमकते रहिए। ये सफलता 2020 ओलंपिक खेलों में गौरव का मार्ग प्रशस्त करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर स्टार एथलीट हिमा दास को विभिन्न प्रतियोगिताओं में 5 स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें बधाई देते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को हिमा दास की पिछली कुछ दिनों की उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। हर कोई इस बात से खुश है कि उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में 5 पदक जीते। उनको बधाई और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। 3 अगस्त से ये दौरा शुरू हो रहा है। इस दौरान भारत को 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। तीनों फॉर्मेट के लिए भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली होंगे। T20 मैचों के लिए भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली होंगे। टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा होंगे। शिखर धवन, KL राहुल, CS अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, कुणाल पांड्या, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, राहुल चाहर, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, दीपक चाहर और नवदीप सैनी इसमें शामिल हैं। We have taken the India A performance into consideration. The performances of Manish Pandey, Shreyas Iyer has been phenomenal. So is Navdeep Saini. And also in the longer format, it was KS Bharat who was very close to getting selected. और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में दी विकास की अनेक सौगातें। 1 तहसील और 2 नए विकास खंडों का होगा निर्माण। प्रभावित गांव में बनेगी पुलिस चौकी। अनेक पहुंच मार्गों का होगा निर्माण। पिछले 72 घंटों में हुई भारी बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश में 35 लोगों की हुई